साथियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, समय कम है, परीक्षा करीब है, ये देखते हुए टॉपिक का रिवीजन चल रहा है, जिसमें आज आप देखेंगे क्रिया एवं अव्यय। इसके पहले आपने जो है अभी रिवीजन में 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहले में आपने भाषा यानी भाषा, उपभाषा एवं बोली तथा लिपि को देखा था, और इसके बाद में जो है आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को देखा। इसमें हम क्रिया और अव्यय को देखेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें क्रिया पहचानने में समस्या होती है, कर्मक और सकर्मक क्रिया या उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया या नामधातु क्रिया, इनमें तो सोचा गया कि इस पे एक वीडियो क्यों ना बेहतरीन ढंग से बनाया जाए, कम समय में अच्छे से, कि बच्चों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, अच्छे ढंग से उनको समझ में आ जाए और इनसे प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना हो। मित्रों, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि अभी आपने देखा कि इससे पहले जो पेपर हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लीक हुआ, उसमें इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, जो भी टॉपिक पढ़ाए गए थे, उसमें बच्चों को 85 से 90% जो है प्रश्न मिले थे, और 20 प्रश्न ऐसे मिले थे, चारों जब पालियों के पेपर को उठाकर देख लिया जाए तो 20 प्रश्न ऐसे थे जिनमें एग्जाम्पल के साथ में प्रश्न, जो एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस सेट में उठाया था वही एग्जाम्पल पेपर में सेम उसी तरीके से प्रश्न पत्र में मिले थे, जो कि बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं जो चैनल से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए होंगे। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या इनके अलावा अन्य किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी टॉपिक है, हिंदी के प्रकरण है, हिंदी के प्रश्न आए, उन तक इन वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं क्रिया एवं अव्यय को समझना है। यहाँ पर क्या क्रिया एवं अव्यय, तो क्रिया, पहले क्रिया शब्द को हम समझेंगे। क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहां पे करना या होना, ठीक है, करना मतलब किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे लिखना, क्या हो गया, जैसे लिखना या पढ़ना, क्या पढ़ना, या दौड़ना, क्या दौड़ना, या खाना, क्या खाना, ये जो है किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वतः होते हैं, ठीक है, उनको कोई करता नहीं, वो प्रकृति के द्वारा चलते हैं। तो होना, उनको क्या कहा जाता है? होना। जैसे क्या हुआ, जैसे हवा चलना, क्या हवा चलना, ठीक, हवा चलना, या धूप निकलना, क्या धूप निकलना, हवा चलना, धूप निकलना, या वर्षा होना, क्या वर्षा होना, क्या वर्षा होना। ये काम जो है स्वयं हो रहे हैं, तो इनको होना यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, हवा चलना, धूप निकलना और वर्षा होना, तो इनसे आप क्रिया को आराम से पहचान जाएंगे। अब एक प्रश्न यहां पर यह बनता है, यह पूछा जाता है, और हां एक बात अवश्य ये सुन लीजिए, जो इसके साथ में मेंशन किया जाता है कि 15 मिनट में 3 नंबर पक्का, या 20 मिनट में 5 नंबर पक्का, या 10 मिनट में 3 नंबर पक्का, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उतना नंबर आपका पक्का होगा उस वीडियो में, ठीक है। तो यहां पर 15 मिनट में 3 नंबर लेकर के हम चल रहे हैं, तो आपका अवश्य होगा। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है धातु का। क्या बनता है? धातु। तो अगर पूछ लिया जाए धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को, किसके? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहां यह प्रश्न बनता है, ध्यान रखना बच्चों, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपने देखा क्रिया, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते
हैं। जैसे आपने यहां क्या देखा, लिख, क्या लिख, तो लिखना, लिखना जो है ये क्रिया है और इसका मूल रूप जो है वो क्या है, लिख है। तो यही धातु है, क्या धातु, यानी क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, यानी धातुओं से ही क्रियाएं बनती हैं, जैसे पढ़ से पढ़ना, दौड़ से दौड़ना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आइए आगे, क्रिया को दो तरीके से विभाजित किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से, एक कर्म के आधार पर और दूसरा जो है प्रयोग के आधार पर, या कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो कर्म के आधार पर मतलब यह हुआ कि वाक्य में कर्म का होना ना या ना होना। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में कर्म जुड़ा होता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कोई भी वाक्य होता है तो उसमें कर्ता क्रिया कर्म होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता है, तो उनके आधार पर। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो यहां आगे हम एक एक करके चलते समझते हैं। यहां पर इस आधार पर यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद या दो प्रकार हैं। कितने, दो। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिनके साथ में कर्म नहीं जुड़ा होता। जैसे यहां पर जैसे हो गया बच्चा रोता है, क्या, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। या हो गया लता हंसती है, क्या, लता हंसती है, क्या, लता हंसती है। या हो गया गाय रंभाती है, कह दिया गया गाय रंभाती है। अब यहां पे ये देख रहे हैं सारी क्रियाएं जो है अनैच्छिक हैं। क्या है, अनैच्छिक। तो अकर्मक क्रियाएं यानी सभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। क्या होती हैं, अकर्मक। ध्यान रखना, जो ऐच्छिक क्रिया है जो इच्छा से हम करते हैं, ठीक है, वह सकर्मक के अंतर्गत आती हैं, और जो हम इच्छा से नहीं करते हैं, स्वतः होती हैं, वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ ले अकर्मक क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अनैच्छिक क्रिया। अब यहां पे बच्चा रोता है, यहां पर बच्चा रोता है, तो यानी किसी बात को लेकर के वो रो पड़ा, तो वो इच्छा तो थी नहीं उसकी रोने की, लेकिन किसी ने उसको रुला दिया। लता हंसती है, लता ने कुछ देखा और उसको देख करके वो हंसने लगी, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी हंसने की, लेकिन वो देखा, ऐसी घटना देखी जिससे वो हंसी। गाय रंभाती है, ठीक है, तो उसकी रंभाने की इच्छा नहीं। तो ये सब कितने अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे सकर्मक क्रियाएं, जैसे यहां पे आपने देखा बच्चा रोता है, इसी को हम बदल देते हैं। सकर्मक का मतलब जिस वाक्य के साथ में कर्म जुड़ा हो, वो साथ में हो या छिपा हो। जैसे यहां पर दो तरीके से हो सकता है। यहां पर जैसे बच्चा पढ़ता है, क्या, बच्चा पढ़ता है, या बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। या इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ता है, क्या, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो इसके साथ में आप देख रहे हैं कि कर्म जुड़ा हुआ है। क्या है, कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जैसे लता हंसती है, तो यहां पर हम कर देते हैं लता खेलती है, लता खेलती है। आपको अकर्मक और सकर्मक पहचानने का बहुत आसान तरीका हम बता देंगे, क्या, कि सकर्मक में जैसे बच्चा पढ़ता है या बालक पढ़ता है, तो क्या जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनसे क्या करके प्रश्न बन सकता है। जैसे यहां पर बच्चा पढ़ता है, बच्चा क्या पढ़ता है, लता खेलती है, लता क्या खेलती है। ठीक है, लता खेलती है, लता क्या खेलती है। गीता खाती है, गीता क्या खाती है। तो सकर्मक में क्या लगा करके यदि प्रश्न बन जाए तो वो क्रियाएं सकर्मक होंगी। ठीक है, वो क्रियाएं क्या होंगी, सकर्मक, क्या लगा करके यदि प्रश्न बन जाए तो। और सभी सकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं, सभी सकर्मक क्रियाएं आपने देखा कि अकर्मक क्रियाएं अनैच्छिक थी, और जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं, यानी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, इनको कोई अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अकर्मक सकर्मक। अकर्मक में जो है इसमें कर्म नहीं रहता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और सकर्मक में कर्म जुड़ा होता है, और कभी कभी कर्म छिपा भी होता है, और
जिस वाक्य में क्या लगा करके प्रश्न बन जाए तो उसको समझ लीजिए कि वो सकर्मक क्रिया है। और जिसमें क्या लगा करके प्रश्न बना, जैसे बच्चा क्या रोता है, यहां पर प्रश्न नहीं बनेगा तो इसको तुरंत पकड़ लीजिए कि अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक और सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। आइए, प्रेरणार्थक क्रिया ये किसके आधार पर है? पहला आपने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो गए, अकर्मक और सकर्मक। अब यहां पर अर्थ के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नामधातु क्रिया तथा संयुक्त क्रिया। अब हम इनको एक एक करके देखते चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, मोटिवेशनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से कार्य करवाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं क्या, जैसे माली ने बच्चे से फूल सिंचवाया। क्या? माली ने बच्चे से फूल सिंचवाया। अब वो स्वयं नहीं सींच रहा है, ठीक है, फूल का पौधा है, उसे स्वयं नहीं सींच रहा है, वो क्या कर रहा है? वो बच्चे से सिंचवा रहा है, तो यानी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे अध्यापक ने, दूसरा हम ले लेते हैं, अध्यापक ने चपरासी से घंटी बजवाया। क्या? अध्यापक ने चपरासी से घंटी बजवाया। यहां पर जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके प्रेरित करके किसी और से करवाता है। तो बजवाया या सिंचवाया या लिखवाया या पढ़वाया या दूध पिलवाया, इस तरीके का, ठीक है, शब्द आता है तो वो किस में आएगा? वो प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। क्या? अनुकरण करके, सुन करके। क्या? सुन करके। जैसे क्या होता है? खट खट। क्या? खट खट शब्द ये मिलता है, तो इसको क्या किया जाए? इसको क्रिया बना दिया जाए, तो क्रिया क्या बन जाएगी? जैसे खट खटाया। क्या? खट खटाया। क्या? खट खटाया। तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। क्या? इसको हम ये कह सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा जैसे पड़ोसी ने। क्या? पड़ोसी ने दरवाजा खट खटाया। क्या? पड़ोसी ने दरवाजा खट खटाया। तो यहां पर खट खट का अनुकरण करके खटखटाया क्रिया बन गई। तो अनुकरणात्मक में यह होता है किसी शब्द का अनुकरण करके उसको क्रिया के रूप में बदल दिया जाता है या क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे खटखटाया हो गया या चटचटाया हो गया या भड़भड़ाया हो गया, इस तरीके के शब्द आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और अनुकरणात्मक में किसी शब्द विशेष का अनुकरण करके उसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वही अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। आगे नामधातु क्रिया, इसको बहुत सावधानी से समझना है। क्या करना है? बहुत ही सावधानी से समझना है। क्या? कि जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाए, किसके रूप में? क्रिया के रूप में। किसको? संज्ञा शब्द को। किसको? संज्ञा शब्द को। और किसको? सर्वनाम शब्द को, यानी सर्वनाम शब्द से और क्या? और विशेषण शब्द से, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण शब्द से बनने वाली क्रियाएं, यानी इनको विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं क्या? ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं नामधातु क्रिया। जैसे यहां पर पहला है संज्ञा। संज्ञा शब्द को क्रिया के रूप में प्रयुक्त करना। क्या? संज्ञा शब्द को क्रिया के रूप में प्रयुक्त करना। जैसे संज्ञा में क्या? बालक है। क्या? बालक है या लड़का है? क्या? लड़का, ठीक है। जैसे लड़का है तो यहां पर यह कह दिया गया, वाक्य ले लिया जाता है, लड़का जो है संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है? लड़का जो है संज्ञा शब्द है। अब यहां पर कह दिया गया कि श्याम, क्या? श्याम लड़कपन करता है। लड़कपन करता है।
लड़कपन करता है। अब यहां पे लड़का शब्द क्या है? लड़का शब्द तो संज्ञा है, लेकिन उसी से लड़कपन शब्द बन गया है। क्या? लड़कपन शब्द जो कि क्रिया है। आगे सर्वनाम, क्या? सर्वनाम जो है, सर्वनाम में हम जैसे ले लेते हैं क्या? आप शब्द क्या है? यहां पर आप शब्द क्या है? आप सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो आप शब्द या अपना शब्द हम कह सकते हैं क्या? अपना। क्या? अपना। यह भी एक तरीके सर्वनाम में आ गया। तो इनको हम जब किसमें प्रयोग करते हैं? क्रिया के रूप में। किसमें? क्रिया के रूप में। जैसे यहां पर हम ये ले सकते हैं क्या? बूढ़े ने बच्चे को अपनाया। बूढ़ा अनाथ था और कोई बच्चा था, उसको उन्होंने क्या किया? अपना लिया, अर्थात अपना बना लिया। तो अपना से अपनाया शब्द बन गया। क्या? यहां लड़कपन शब्द बना था क्रिया, और यहां पर अपनाया बन गया। आगे हम विशेषण शब्द देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि विशेषण है, जैसे गर्म शब्द है। गर्म शब्द। क्या? गर्म शब्द। तो यहां पर हम इसको जो है क्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। गर्म, जैसे कह लेते हैं यहां पर, मां ने दूध गरमाया। क्या? मां ने दूध गरमाया। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इस तरीके की क्रियाओं को क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। आगे जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मेल या जोड़। जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है संयुक्त क्रिया। तो यहां पर आपने विस्तार से पढ़ा है, और विस्तार से वीडियो भी पढ़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप अगर विस्तार से देखना चाहें टॉपिक को तो देख सकते हैं। लेकिन यहां कम समय में ज्यादा चीजें हमें देखना है, इसलिए हम उसको डिफाइन न करके, उसकी परिभाषा ना बता करके सीधे सीधे मेन पॉइंट बता रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पे संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया जैसे यहां पर हम वाक्य लेते हैं क्या? संयुक्त क्रिया का मतलब हुआ जब दो क्रियाएं आपस में एक साथ जुड़ी हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जैसे वाक्य ले लिया गया क्या? वाक्य ले लिया गया कि बिल्ली ने चूहे को काट खाया। पहले काटा, पहले उसको मार खाया, काट खाया। तो पहले क्या किया? पहले उसको काटा, उसके बाद क्या किया? खा लिया। तो वही काट खाया। ठीक है, इस तरीके से वाक्य। ठीक है, आगे जैसे ले लिया गया वाक्य, मोर ने सर्प को मार खाया। पहले मारा, उसके बाद उसे खा लिया। तो इस तरीके से वाक्य में अगर जुड़ा रहे, काट खाया, मार खाया, ठीक है, खदेड़ भगाया, दौड़ गिराया, इस तरीके से अगर वाक्य में जुड़ा रहे तो वो सब क्या होता है? वह सब क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो आपने देख लिया क्रिया का पद। आगे हम देखते हैं अव्यय। क्या? अव्यय का मतलब होता है, अव्यय का मतलब तो क्या होता है? खर्च न करना। लेकिन यहां पर अव्यय का मतलब अविकारी है। अव्यय क्या मतलब क्या है? अविकारी, अर्थात जो ना बदले। अविकारी का मतलब क्या है? कि जो ना बदले। किससे ना बदले? जो ना बदले। किससे? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। क्या? अव्यय। आपने पढ़ा कि रूप प्रयोग या विकार के आधार पर बताया गया था। ठीक है, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आपने क्या क्या देखा था? विकारी में आपने देखा था संज्ञा, और क्या देखा था? सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, और क्या देखा था? विशेषण, और क्या देखा? अभी अभी तुरंत पढ़ा आपने, क्रिया। इनमें परिवर्तन होता है, ये बदलते हैं। रूप, लिंग, वचन, काल आदि बदलता है तो इनका बदलाव होता है। लेकिन यहां पर जो अव्यय शब्द कुछ ऐसे हैं जो कि लिंग बदले या काल बदले या कारक बदले या वचन बदले, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें क्या है? इनमें आप देखते हैं जैसे क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण हो गया। क्या?
क्रिया विशेषण हो गया, या यहां पर संबंध बोधक, क्या संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, या संबंध बोधक हो गया, या समुच्चय बोधक, क्या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद में क्या, उसके बाद में यहां पर या विस्मय सूचक, क्या विस्मय सूचक। इनमें परिवर्तन या बदलाव होता है, किनमें, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया में, लेकिन इनमें बदलाव नहीं होता है, तो इन्हीं को अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय, क्या अव्यय। जैसे जैसे यहां पर हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे यहां पर हम लिखते हैं लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो यहां पर हम देख रहे हैं लड़का को बदल सकते हैं, लड़का को बदल सकते हैं, क्या लड़का को लड़की कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में पढ़ता को पढ़ती कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वाक्य दे दिया जाए, क्या बालक, क्या बालक धीरे धीरे पढ़ता है, क्या कहा गया, धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। अब यहां पर धीरे धीरे पढ़ता है, तो यहां पर धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा, तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है, यही अव्यय है, यही अभिकारी है, ठीक है। तो जो नहीं बदलते हैं वही अव्यय है। जैसे धीरे धीरे हो गया, या लेकिन, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, अतएव, अतः, इसलिए, ये सभी शब्द बदलते नहीं है। क्रिया विशेषण आगे जो है अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद हैं, आपको बताया गया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय सूचक अव्यय। अब यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। जैसे कोई लिखता है, तो यहां पर जैसे कहा गया, जिसे कहा गया बालक, किसी को ले लिया गया, वह धीरे धीरे लिखता है, क्या वह धीरे धीरे लिखता है। तो यहां पर देखिए लिखता और वह भी बदलेगा, वह को हम वह कह सकते हैं, क्या वह को वह कह सकते हैं, और धीरे लिखता को लिखते कर सकते हैं, क्या लिखते कर सकते हैं, क्या लिखते कर सकते हैं, और यहां पर है हो जाएगा जब बहुवचन। लेकिन ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा। तो जो नहीं बदलता है वही क्या होता है, जो नहीं बदलता है वही अव्यय होता है। जैसे क्रिया विशेषण में वह तेज दौड़ता है, क्या वह तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्या हो गया, तेज शब्द वहां अव्यय हो गया, तेज शब्द क्या हो गया, अव्यय हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, और आगे हम देखिए संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक में यह होता है कि जैसे कह दिया गया कि वह तालाब के पास खड़ा है, क्या वह तालाब के पास खड़ा है, तो यहां पर के पास शब्द जो है ये संबंध बोधक में आ जाएगा। या वह नदी के किनारे, क्या के किनारे, तो इस तरीके से अगर शब्द आए तो ये बदलते परिवर्तित नहीं होते, ये संबंध बोधक अव्यय में आ जाते हैं। उसके बाद में अगला जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, इसलिए, अतः, तो इनमें बदलाव नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये दो वाक्यों उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आगे है विस्मय सूचक अव्यय। कहीं पर आ गया जैसे हाय, हाय उसे चोट लग गई, या अरे वह गिर पड़ा, लेकिन अरे वह गिर पड़ा किए तब भी अरे वह गिर पड़ी, अरे रमा गिर गई, या अरे सत्यम गिर गया। तो यहां पर हाय या अरे शब्द बदल नहीं रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है, जो नहीं बदलते हैं वही अव्यय है, ठीक है, वो अव्यय है। एक और थोड़ा सा समझ लीजिए, इनमें से पूछा जाता है क्या, इनमें कभी कभी निपात पूछ लेता है, क्या निपात, क्या निपात, निपात जैसे भी है, मैं भी जाऊंगा, या सत्यम भी पढ़ेगा, उस या ही शब्द आ गया, तो ये निपात है। कभी कभी इनको भी पूछ लेता है अव्यय के रूप में, निपात पूछ ले तो किसी शब्द विशेष को विशेष जोर देने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं। तो यहां पर आपको 3 बताया गया, लेकिन 3 नहीं 4 से 5 प्रश्न इनमें से मिल सकते हैं बच्चों, तो आप विश्वास बनाकर देखिए। आगे हम थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनता है। जैसे दे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है,
लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, ये दे दिया गया। निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? लिखना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना। तो यहां पर अकर्मक क्रिया पूछेगा तो हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, या उसके बाद में धातु या वचन। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? धातु। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने आज देखा, क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि क्रिया, क्या क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो तरीके से विभाजित किया जाता है। क्रिया को दो तरीके से विभाजित किया जाता है, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो क्रिया है, अकर्मक और सकर्मक। अर्थ के आधार पर चार है, प्रेरणार्थक, अनुगणात्मक, नाम धातु और संयुक्त क्रिया। इनको आपने देखा विस्तार में एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद में आपने क्या देखा? उसके बाद में आपने देखा अव्यय। क्या? अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम अभिकारी होता है, अर्थात जो लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तित ना हो, बदले ना। जैसे धीरे धीरे, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरीके से। इसके बाद इनके चार भेद आपने देखा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक। उसके बाद में आपने देखा एक थोड़ा सा जो है कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, निपात, यानी भी या ही, ऐसे शब्द निपात होते हैं जो शब्द विशेष को जोड़ देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं। तो आपने देखा यहां पर थोड़ा ज्यादा समय जरूर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बताने लगे तो ये सोचा जाता है कि ये ना छूट जाए, इसको बता दिया जाए, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप जो है एक बार विश्वास दिला के देखिएगा, आपका पूरा टॉपिक, पूरा कंटेंट एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट कर लें। आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, या जो भी हिंदी कंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं या जिस किसी भी परीक्षा में बैठना चाहते हो उसमें हिंदी का टॉपिक है, उन तक अवश्य शेयर करें। मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।